हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 आईसीएसई सैम्पल पेपर सेकंड का सेक्शन सी, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 8 आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाए कि 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपने अभी तक जो भी हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, सैम्पल पेपर फर्स्ट के तीनों पार्ट ABC एंड सैम्पल पेपर सेकंड का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो अच्छी तरह से आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं बिफोर एग्जाम, सो दैट आप एग्जाम से पहले काफ़ी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपको अब आसान लगने लगेंगे अगर आपने इस दोनों सैम्पल पेपर के अभी तक जितने भी सेक्शन हमने रिलीज किए हैं अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो 4x² माइनस 3yz प्लस 5xy। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट कम है तो इजी क्वेश्चन है काफ़ी। x² माइनस, जब भी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन होगा अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस x² माइनस का प्लस 3yz माइनस 4yz माइनस 8z। ओके, x² इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। 3yz माइनस 4yz, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 4 माइनस 3 1yz और yz आ जाएगा माइनस में क्योंकि बड़ा साइन नेगेटिव। नाउ ब्रैकेट हियर 8z। ओके, नाउ 4x² माइनस 3yz प्लस 5xy। नाउ अगेन हमारे पास एक ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा, उस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 3yz प्लस 5xy माइनस, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, ब्रैकेट के आगे भी माइनस साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस आ जाएगा प्लस yz प्लस 8z। ओके, 4x²z इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो आपको लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देना है। जिसका लाइक टर्म है उसको उसके साइन लाइक टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। माइनस 3yz yz माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर आएगा माइनस 2yz, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे 2 आएगा, बड़ा वाला साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5xy का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, लास्ट 8z। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। 4 to 5 क्वेश्चन हम सिम्प्लीफिकेशन में पूरे दोनों सैम्पल पेपर में कर चुके हैं। आई होप आपको अब सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 72 सेंटीमीटर है। हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड इस तरीके से करना है कि इसमें से एक हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ओके, और दूसरा एक ऑक्टागन बनाना है। क्लियर। दूसरा एक ऑक्टागन बनाना है। अगर आपको ऑक्टागन बनाना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ओके, ये आपका ऑक्टागन बन चुका है। ओके, नाउ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स इसकी दोनों साइड इक्वल होंगी। ये ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लेट अस सपोज इसकी जो इक्वल साइड है उसको हम ए ले लेते हैं, ओके, एंड जो अनइक्वल साइड है उसको बी ले लेते हैं। सेकेंड, हमारे पास ये ऑक्टागन है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। जब भी रेगुलर कोई सी चीज़ में लिखा रहता है तो रेगुलर मीन्स उस पर्टिकुलर क्लोज फिगर की सारी साइड्स इक्वल होंगी। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ पैरामीटर हमको गिवन है एंड कुछ पैरामीटर अननोन है, उनके बेसिस पर हमको अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें हमको जो इक्वल साइड है वो हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। लेट अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी बी, ये हमने इसको बी ले लिया। साइड ऑफ ऑक्टागन हमने x लिया है और x की वैल्यू हमको 5 गिवन है। ओके, नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी किसी भी स्ट्रिंग को दिया हो या कभी भी पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो पैरामीटर के केस में आपको सारी साइड्स को ऐड करना होता है और सेम केस आपको इसमें भी ऐड करना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ से कट करा हुआ है, तो कट करने के बाद क्या करा है, एक पार्ट से हमने ट्रायंगल बनाया है और दूसरे पार्ट से हमने ऑक्टागन बनाया है। जब ऑक्टागन बनाया है तो ऑक्टागन की साइड्स का टोटल सम होगा 8 इंटू एक्स, क्योंकि टोटल 8 साइड है, इंटू एक्स। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 साइड्स हैं, a प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस ए प्लस बी प्लस 8 इंटू एक्स, टोटल सम होगा हमारे पास 72 सेंटीमीटर के इक्वल।
नाउ द क्वेश्चन इज 72 सेंटीमीटर की लेंथ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया और दूसरे हमने रेगुलर ऑक्टागन बनाया, तो हमारी दोनों डिवाइड हो जाएंगी। जब हम आइसोसेलेस की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस 8 इंटू एक्स जो कि ऑक्टागन की साइड है, टोटल हमारा 72 हो जाएगा। a प्लस ए 2a एंड a की वैल्यू हमको पता है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, प्लस b की वैल्यू हमको निकालनी है 8 इंटू 5 क्योंकि x की वैल्यू 5 है 72, यहाँ 10 प्लस b प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 72। ओके, a की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू 5, b अननोन, तो 10 प्लस 10 20, 8 5 जो 40, 40 प्लस 20 60, तो b प्लस 60 की वैल्यू 72 के इक्वल है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल देंगे 72 माइनस 60, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज b? b इज द अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो दिस इज द ट्रायंगल। क्वेश्चन टफ नहीं था, मेन था आपकी अंडरस्टैंडिंग किस स्ट्रिंग को आपने कैसे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम पे बेस्ड है, जिसमें हमको गिवन है एक क्रेट गिवन है और ब्रिक गिवन है। ब्रिक का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है, इट मीन्स आपको डायमेंशन गिवन है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एंड क्रेट का भी आपको डायमेंशन गिवन है 27, 15 एंड 8। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका LBH आप क्या लेंगे और इसका LBH क्या लेंगे। जो भी बड़ी चीज़ होगी उसको आप कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दीजिए और जो भी स्मॉल चीज़ है आपको स्मॉल l, स्मॉल b एंड स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दीजिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू फिल द क्रेट। ओके, टोटल नंबर ऑफ कितनी हमारी ब्रिक्स यूज होंगी टू फिल दिस क्रेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्रेट, क्योंकि क्रेट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूबॉइड होता है, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है, इसलिए हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यू के लिए हम कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमको स्मॉल l इंटू बी इंटू एच हमको यूज़ करना है। ओके, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कभी भी इनकी कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट नहीं करना है, उसका एक रीजन है 27 इंटू 15 इंटू 8, ये आपका वॉल्यूम आ गया है। ओके, L इंटू बी इंटू एच जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 9 इंटू 5 इंटू 4, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, बट हमको फाइंड आउट नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। कैसे हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड? जो भी हमारे पास बड़ा वॉल्यूम है कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू एच, उसको हम छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। लेट अस सपोज आपके पास एक पानी का बड़ा सा टैंक है और आपको कुछ नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स इससे भरनी है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स अगर आपको भरनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाटर बॉटल को टोटल कितना है ये बड़ा वाला टैंक, तो वाटर बॉटल के वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड के लिए हम क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। ओके, LBH की वैल्यू यहाँ पे जो हमको दे रखी है ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, L इंटू बी इंटू एच ये रख देंगे एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल h की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कैलकुलेशन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 3, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 एंड 2, सो टोटल हमारे पास 18 ब्रिक्स आएंगी जिसकी हेल्प से हम इस क्रेट को फिल आउट कर सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, सबसे पहले आपको ब्रिक अगर आपको बनानी आती है वेल एंड गुड, नहीं बनाने आते आपको क्यूबॉइड बनाना है, छोटा क्यूबॉइड बनाना है, क्रेट के लिए आपको बड़ा क्यूबॉइड बनाना है। ओके, ये सारा रफ वर्क था, ये आपको एज अ फेयर वर्क करना है ताकि आपको कम से कम इस क्वेश्चन में लिखना पड़े, जिससे स्टेटमेंट आपको कम से कम बनाने पड़े और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका निकल के आ जाएगा 18 ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टास्क एक्सप्रेस में दिया रहेगा। टास्क एक्सप्रेस में जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पे बेस्ड है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? ऐसी 2 लाइन जो कभी भी एक दूसरे पे मीट नहीं करती हैं। जैसे आपकी नोटबुक में 2 सीधी लाइन होती हैं
वो कभी भी एक दूसरे से मेट नहीं कर सकती हैं। इस तरीके से आपकी लाइन रहती है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अगर कोई भी लाइन इन दोनों लाइन को कट करती है तो उनके लिए ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इस लाइन का नाम होता है। सो यहाँ पे L एंड M दो पैरेलल लाइन है और N एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन पे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस डायग्राम के बेसिस पे काफ़ी रिजल्ट निकल के आते हैं और उन रिजल्ट का यूज हम अलग अलग ट्रायंगल और लाइन के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन मैंने यहाँ लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में यहाँ Z बनाया हुआ है मैंने। Z तभी बनता है जब आपके दो लाइन्स पैरेलल होंगी। आपको ध्यान रखना है Z तभी बनेगा जब दो लाइन पैरेलल होंगी। तो ये आपका Z बन रहा है इधर से ये। दूसरा आपका अपोजिट Z भी बनेगा, तब भी ये कंसीडर किया जाएगा। ओके, L से हम स्टार्ट हुए और यहाँ से इधर आ गए तो तब भी हमारा Z बनेगा। अब कौन कौन से एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। अगर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो थर्ड एंगल, जो थर्ड वाला एंगल है वो 5 के बराबर है। तो जहाँ पहले हम इक्वेट की बात करते हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। सेकेंड हमारे पास अगर देखें तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंगल 2 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 5 के, दोनों का सम 5 और 8 का 180 होगा, 3 और 2 का 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर भी यहाँ पर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बटे रहते हैं, एक 5 है और दूसरा 8 है, ये यहाँ 2 है और 3 है, दोनों का सम मिला के 180 होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में क्या होता है, जैसे 3 और 5 इक्वल हैं, ऐसी 4 एंड 6 भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे आपको Z बनना है तो Z बनाने में आपके इन्वॉल्वमेंट किन दो एंगल्स का हो रहा है, 3 एंड 5 का। तो 3 का जो भी पेयर हमारे पास होगा 4, यहाँ पे 4 है, तो 5 का जो पेयर होगा वो हमारे पास बनेगा 6, तो 4 एंड 6 भी इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 और 8 इक्वल थे, तो 2 और 8 के अपोजिट हम देखेंगे, 2 का लीनियर पेयर 1 है, 8 का लीनियर पेयर 7 है, तो 1 और 7 भी इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट में इसके बिहाफ में लिख ले रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू 7, 6 इज इक्वल टू एंगल 4, 4 6 के इक्वल होगा। बट ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एक्स जब भी बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। एक्स यहाँ पे दो बन रहे हैं। पहला एक्स हमारे पास ये है जो कि L और N बना रहे हैं, और दूसरा एक्स हमारे पास है M और N बना रहे हैं। तो दो पॉइंट है, एक इस पॉइंट पे एक्स बन रहा है, एक इस पॉइंट पे एक्स बन रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब सबसे सिंपल एंगल है, एक्स बनेगा, फॉर्मेशन सिंपल सी है, तो आपको इजीली सारे एंगल दिख जाएंगे। 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है। ओके, सो 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8. Okay, now the third one, corresponding angle, जहाँ हमारे पास F बनता है। F आपको कैसे देखना है, एक तो F आपका ये बनेगा, जिन लाइन को मैं बना रहा हूँ आपको उनको देखना है, ये आपका F बन गया, बट ये आपका उल्टा F है। ओके, इसका अगर आप सीधा F देखेंगे तो सीधा F आपका दूसरा ये बनेगा। वहीं आप अगर इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं तो एक F आपका यहाँ पे भी बनेगा, ये और ये, दूसरा उल्टा F एक आपका यहाँ पे बनेगा, इधर और इधर, तो 4 F यहाँ पे बनेंगे। तो बेसिकली अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास एंगल इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, जैसे हमारे पास मान लो दो लाइन है, तो इन दो लाइन को अगर हम लेते हैं तो ये हमने लाइन कट कर रखी है। तो सिंपल सा ज्योमेट्री समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है। ये लाइन का ये एंगल और इस लाइन का ये एंगल, जब भी ये दोनों साथ होंगे तो हमारे एंगल इक्वल रहेंगे। तो 4 8 के इक्वल होगा। वहीं अगर डाउन साइड में देखेंगे तो 3 7 के इक्वल होगा, 6 2 के इक्वल होगा और 5 1 के इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में F बनना है, यहाँ पर हमारे 4 F बन रहे हैं। उन चारों F में से आपको किसी को भी कंसिडर करके आप समझ सकते हैं कि F से हमारे एंगल कैसे इक्वल आ रहे हैं। तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में अगेन आपको समझना है कि इसमें ज्योमेट्री C के फॉर्म में बनेगी। C में एंगल हमको चेक करना है, कितने C बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास C ये बना हुआ है और दूसरा C हमारे पास ये बना हुआ है।
कोइंटीरियर में कभी भी इक्वेट नहीं करते हम एंगल को, कोइंटीरियर में होता है एंगल का समीशन। तो 3 और 8 मिला के बनेंगे 3 + 8 = 180। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें एंगल 2 + एंगल 5, एंगल 2 + एंगल 5 को मिला के हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। को एक्सटीरियर एंगल इसका जस्ट अपोजिट है। अगर 3 और 8 = 180 होगा तो 4 और 7 भी 180 होंगे। बस फ़र्क ये है कि ये हमारे ट्रांसवर्सल के और जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बाहर बन रहे हैं, ये अंदर बन रहे हैं और ये वाले एंगल जो है ये बाहर बन रहे हैं। तो 4 और 7 का सम 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड साइड में हम देखें 1 और 6 का सम 180 के इक्वल होगा। सो इस तरह से हमने 5 टाइप के एंगल डिस्कस करे हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे। आपको ये 500 एंगल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा एंगल बन रहा है, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें आपको फिर डाउट्स होंगे। तो ये 5 एंगल आपको समझने हैं कि कैसे इनकी ज्योमेट्री बनती है और किस तरह से इनका कहाँ इक्वेट होते हैं एंगल और कहाँ हमारे पास समीशन हमको यूज़ करना होता है। ये तीनों टाइप के एंगल हैं जहाँ हमको इक्वेट करना होता है, ये दोनों एंगल होते हैं जहाँ हमको समीशन करना होता है। आई होप आपको पूरा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमने इस 5 एंगल को ध्यान रखना है और याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन होगा। 3 लाइन हमको दी हुई हैं L, M एंड N, तीनों पैरेलल हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन दे रखा है पैरेललिटी का, तो तीनों हमारे पास पैरेलल होंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर 2 एरो दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 एरो, इट मीन्स ये हमारा सेकेंडरी लाइन है जो हमारे पास सेकंड पेयर है पैरेलल लाइंस का। नाउ फर्स्ट हमको x फाइंड आउट करना है, ये मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ओरिजिनली ये था, बट y, z, w एंड u भी हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x फाइंड आउट करते हैं और x के साथ साथ कौन कौन सी वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएंगे वो हम चेक करते रहेंगे। देखो 2 लाइन है, फर्स्ट L, तो इसको इस तरीके से समझते हैं, L एक लाइन है और M भी एक लाइन है इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे 70 और y ये इस टाइप की 2 लाइन बन रही है जैसे हमने अभी कोई इंटीरियर में देखा था। ओके, आपको ये नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 70 और y आपके को इंटीरियर एंगल है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। जब भी पैरेलल लाइंस 2 हमारी पैरेलल लाइन है तो उसके अंदर जो दोनों एंगल बनेंगे वो को इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल 70 प्लस एंगल y = 180 और ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो y हम निकालेंगे 180 - 70 डिग्री, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू 110 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 110 डिग्री। नाउ सेकेंड हम निकालेंगे z की वैल्यू। अगर आपको एक चीज़ क्लियर हो कि z की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2-3 तरीके हैं z की वैल्यू निकालने के। पहला तो तरीका ये है कि ये 70 है तो जो लाइन हमने यहाँ एक्सटेंड की है ये भी 70 ही होगा। अगर ये 70 है तो इसके साथ ये वाला एंगल f बना रहा है, f बन रहा है तो f बन रहा है तो ये भी 70 होगा। बट मान लो आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंगल y को अगर आप देखेंगे, एंगल y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 110 डिग्री, तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे यहाँ z बन रहा है, दिस वन, दिस एंड दिस, ये z बना रहे हैं। तो z बना रहे हैं तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा जितना हमारा एंगल y है और y की वैल्यू 110 है तो ये भी 110 ही होगा। नाउ z हमको फाइंड आउट करना है, हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं P, Q, R एंड S। ओके, P, Q, R, S हमने 4 पॉइंट ले लिए। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट R, तो एंगल Z प्लस सेकेंड हमारा जो एंगल है 110 डिग्री होगा जो कि y के इक्वल है, इक्वल टू हमारा 180 हो जाएगा। और 180 से हम एंगल Z की वैल्यू निकाल देंगे, 180 - 110, तो एंगल Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री के इक्वल। ओके, नाउ द थर्ड वन, y हमने निकाल लिया, z हमने निकाल लिया, x, u एंड w हमको निकालना है। x और z, मैंने आपसे कहा था कि x हम सबसे पहले निकालेंगे, बट उससे पहले हमको कुछ एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ी तो हम निकालते चले गए। यहाँ पर अगर आपको पॉइंट R पे रीजन लिखना होगा तो रीजन हमारा होगा सिंपल सा लीनियर पेयर। जब भी 2 एंगल किसी स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो वो दोनों लीनियर पेयर आपके बनाएंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
अगर हमको x फाइंड आउट करना होगा तो अगेन x और z का सम कितना होगा 180 के इक्वल, क्योंकि सेम सिचुएशन होगी जैसे 70 प्लस वाई थे ऐसे z प्लस एक्स के लिए भी होगा। तो एंगल z प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री होगा और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ओके, को इंटीरियर एंगल इसका रीजन हो जाएगा। यहाँ से हम एंगल x की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस एंगल z की वैल्यू 70 है, तो 180 में से 70 माइनस करके 110 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू 110 डिग्री हमारे पास आ गई है। नाउ द फोर्थ है हमारे पास एंगल u को फाइंड आउट करने के दो तरीके हमारे पास हैं। बेसिक u और z दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा होगा f बन रहा है और अगर आप x के साथ u को निकालेंगे तो x और u का सम जो है वो एक लीनियर पेयर बनाएगा, इसका मतलब 180 होगा। तो हम दोनों तरीके से में से कॉरस्पॉन्डिंग वाला चूज़ करते हैं क्योंकि हमने को इंटीरियर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं और हम कॉरस्पॉन्डिंग वाले से इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर पेयर से हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ एंगल u इज इक्वल टू एंगल z, तो रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका रीजन होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रीजन तभी होगा जब दो एंगल्स के बीच में f बनना हो पैरेलल लाइन के साथ। ओके, तो यहाँ पर एंगल u की वैल्यू एंगल z के इक्वल हो जाएगी। एंगल z 70 डिग्री है तो एंगल u भी 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w। तो w के लिए हम कुछ अलग रीजन देखेंगे। w के लिए हम फिफ्थ वाला रीजन देखें। w दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला, वैसे तो w के निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बट w निकालने के लिए हम यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करेंगे। नाउ एट पॉइंट s एंगल w इज इक्वल टू एंगल x। क्यों इक्वल है, इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस तरीके से आपको अलग अलग रीजन समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने अलग अलग रीजन के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। एंगल w अगर आपको निकालना है, एंगल w x के इक्वल है और x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x की वैल्यू 110 के इक्वल है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। तो इस तरह से हमने अपना एंगल w भी निकल गया 110 के इक्वल। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला रीजन हमने को इंटीरियर पर सॉल्व किया, दूसरा हमने लीनियर पेयर से सॉल्व किया, तीसरा हमने को इंटीरियर से सॉल्व किया, चौथा क्वेश्चन हमने कॉरस्पॉन्डिंग से सॉल्व किया और पांचों क्वेश्चन हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या हमने फाइंड आउट किया था। तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया था एंगल y, सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था एंगल z, थर्ड हमने फाइंड आउट किया था एंगल x, फोर्थ हमने फाइंड आउट किया था एंगल u, फिफ्थ हमने फाइंड आउट किया एंगल w। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हमको l और b का कुछ रिलेशन दे रखा है और साथ में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 900 मीटर। पेरीमीटर आपको मैंने बताया कि पेरीमीटर एक टाइप की लेंथ होती है, दैट्स उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। लेंथ ऑफ ब्रेथ का एक रिलेशन दे रखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेट अस सपोज, लेट हमने ले लिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बी, इट मीन्स जो l की वैल्यू हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ b हो जाएगी। ओके, सो l इक्वल टू 2b आ जाएगा। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b, तो हम वैल्यू रख देंगे। पेरीमीटर की वैल्यू 900, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 900 अपॉन 2 आ जाएगा 450। ओके, 2b प्लस b 3b, 900 से इसको डिवाइड करेंगे 450 यहाँ पर आएगा, 450 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 150 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकल गया। तो हमारे पास लेंथ आएगा 2b के इक्वल 2 इंटू 150, तो यहाँ से हमारे पास 300 मीटर इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास लेंथ भी आ गया 300 मीटर एंड ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर आप सिंपल सा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L की वैल्यू 300, B की वैल्यू 150, 15 3 जा 45 और यहाँ से 000 हमारे लगा देंगे तो 45,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमको गिवन है 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 65 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% ऑफ द नंबर।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर हमको गिवन है, लेट द नंबर बी एक्स, तो हमको यही करना है, लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने नंबर को एक्स ले लिया, एक्स का 13 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 13 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 65, सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x 65 अपॉन 13, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 12 होल 1/2% ऑफ द नंबर। 12 होल 1/2% का मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 2 24 प्लस 1, तो 25 अपॉन 2% ऑफ x, ये हमको निकालना है। 25/2% का मतलब क्या हुआ, जब भी परसेंटेज आता है या जब भी परसेंट का साइन हो, इट मीन्स 1/100 है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा। ओके, 4 आने के बाद हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास नंबर बच रहे हैं। 5 इंटू 1 5 एंड 4 2 जा 8, तो 5/8 इसका 12 होल 1/2% इसका आएगा। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो 8 6 जा 48 आ जाएगा, फिर 2 0 20 एंड 8 2 जा 16, तो 0.62 इसका आंसर आ जाएगा। आगे डेसिमल में भी और भी आएगा नंबर, बट आपको 2 डेसिमल तक ही इसको कैलकुलेट करना अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है, पेरीमीटर एंड एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कन्वर्जन भी आएगा, आपको रेट भी निकालना है, इसमें आपको ग्रास लगानी है। ठीक है, हमको इसमें ग्रासिंग करनी है, यानी कि प्लांटिंग करना है, तो हमको कैसे इसमें ग्रास लगानी है उसका रेट दिया हुआ है, तो हम उसको चेक करेंगे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ द गिवन दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। तो लेंथ हमको गिवन है, ब्रेथ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, क्योंकि प्लेग्राउंड दिया हुआ है तो प्लेग्राउंड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या आ जाएगा, L इंटू बी। जब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालेंगे तो L की वैल्यू हमको गिवन है 300, B की वैल्यू हमको गिवन है 170, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 3 जा 51 और 0 0 0 इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एरिया इन हेक्टेयर, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन हेक्टेयर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा है हेक्टेयर में एरिया निकालना है, बट द कॉस्ट विच इज गिवन एज पर द हेक्टेयर। नाउ हेक्टेयर में निकालने के लिए आपको करना क्या है, 51,000 डिवाइडेड बाय 10,000। जब भी आपको ये करना होगा तो 10,000 से आपको डिवाइड करना है, इस एरिया को मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए आपको 10,000 से डिवाइड करना है। 0 0 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 51/10, तो वैल्यू हो जाएगी 5.1 हेक्टेयर। ओके, नाउ कॉस्ट, अब कॉस्ट की बारी आती है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रास उसमें लगानी है तो क्या रेट होगा, रेट हमको गिवन है, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास विच इज 80 पर हेक्टेयर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दिया होता है 80 पर मीटर स्क्वायर तो आप डायरेक्ट 80 को 51,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाता। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आपको हेक्टेयर में निकालना है, हेक्टेयर में निकालने के लिए आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5.1 हेक्टेयर से आपका एरिया आएगा। देन आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट का रेट आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ प्लांटिंग ग्रास का मतलब हुआ क्या रेट एक्चुअली है, एंड टोटल कॉस्ट हमारा निकलेगा जब हम टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 5.1 जितना हेक्टेयर है इंटू उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 5.1 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, 80 से मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी आसान होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, ओके, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 40 भी आ जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, जीरो आ जाएगा, एक पॉइंट हमको लगाना है तो पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 408 रुपीज़, 408 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, बट मेन चीज़ क्या थी, प्लेग्राउंड को हेक्टेयर में निकालना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट अभी तक मिल चुका होगा, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आपके क्वेश्चंस इसी के अराउंड होंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर फर्स्ट में हो या सैम्पल पेपर सेकेंड में हो।
तो आई होप आपने पूरा कंप्लीट सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, जय हिंद।